नमस्ते बच्चों, मैं प्रवीण राय। आज मैं DED-SCHI 4th सेमेस्टर को पेपर 10 जिसका नाम है फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड का यूनिट 2 इशूज कंसर्न्स एंड कंसेशंस को पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर से पूर्व मैं आप लोग को यूनिट का संक्षिप्त परिचय कराया था, जिसमें कि यह यूनिट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है तथा इस यूनिट के अंतर्गत हमें किन किन शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करना है को बतलाने का प्रयास किया था। यूनिट का पॉइंट 1 इशूज रिलेटेड टू स्टूडेंट, टीचर, स्कूल्स एंड फैमिलीज, जिसका हिंदी अर्थ है विशेष विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय और परिवार से संबंधित मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्रवण बाधित विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसमें पहला है दिव्यांगता की श्रेणी। जब हम श्रवण बाधित विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दों की बात करते हैं तो हमारा सर्वप्रथम ध्यान विद्यार्थियों की दिव्यांगता के श्रेणी पर जाता है। दिव्यांगता की श्रेणी से हमारा तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या प्रोफाउंड है। जब हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि विद्यार्थी की श्रेणी कौन सी है, तब हम उसकी श्रेणी को ध्यान में रखकर एक उपयुक्त शैक्षिक योजना का निर्माण करते हैं। इस शैक्षिक योजना में उपकरणों का चयन, शिक्षण विधि का प्रयोग, स्पीच एवं लैंग्वेज थेरेपी, लक्ष्य इत्यादि को निर्धारित किया जाता है। अतः संक्षेप में हम कहें तो श्रवण बाधित विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने में उसकी दिव्यांगता की श्रेणी महत्वपूर्ण है। अतः विशेष शिक्षक श्रवण बाधित विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि उसके दिव्यांगता की श्रेणी कौन सी है। अगला है श्रवण ह्रास का समय। इसके अंतर्गत हम श्रवण बाधित विद्यार्थियों में श्रवण दोष भाषा सीखने से पूर्व हुआ है या भाषा सीखने के बाद हुआ है, इस पर बल देते हैं। यदि श्रवण दोष भाषा सीखने से पूर्व हुआ है तब विद्यार्थी में भाषा और वाणी का विकास स्पीच थेरेपी के माध्यम से किया जाता है और इसी के द्वारा उनके भाषाई ज्ञान में भी वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यदि विद्यार्थी का श्रवण दोष भाषा सीखने के बाद हुआ है, तब हम लोग उसके सीखे हुए पूर्व भाषाई ज्ञान का प्रयोग करके उसके नवीन ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। और अगला हमारा है हस्तक्षेपण का समय। हस्तक्षेपण के समय से तात्पर्य यह है कि विद्यार्थी में हस्तक्षेपण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। हस्तक्षेपण कार्यक्रम शीघ्रतापूर्वक स्टार्ट हो गया था या नहीं, इससे हमारा मतलब है। हम जानते हैं कि श्रवण बाधित बच्चों की जो दिव्यांगता होती है वह एक छुपी हुई दिव्यांगता है और उसका पता लगाना अभिभावक या अन्य सदस्यों के लिए अन्य विकलांगताओं की अपेक्षा थोड़ा सा जटिल है। लेकिन जैसे ही शीघ्र हस्तक्षेपण कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो इसके माध्यम से हम लोग बच्चे के क्रांतिक काल का इस्तेमाल करते हैं और उसके सीखने की दर को भी बढ़ाते हैं। लेकिन जबकि हम यदि यह कार्यक्रम शीघ्रता से नहीं कर पाते हैं, देर से प्रारंभ करते हैं, तब विद्यार्थी की संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम धीमी गति से चलने लगता है और जो अपेक्षित परिणाम प्राप्त होना चाहिए वो हमें नहीं होता है। अर्थात जितना जल्दी हम लोग हस्तक्षेपण कार्यक्रम
प्रारंभ करते हैं उतनी ही तेज़ी से हम लोग विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि या उसके सीखने की दर को बढ़ा देते हैं। अगला है सहायक उपकरण का प्रयोग। सहायक उपकरण के प्रयोग के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि विद्यार्थी सहायक उपकरण का प्रयोग सदैव करता है या केवल विद्यालय परिसर में करता है या बिल्कुल नहीं करता है। यदि विद्यार्थी सहायक उपकरण का प्रयोग सदैव करता है तो उसमें ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से हम लोग उसे आसानी से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं तथा उसके भाषा एवं वाणी का भी विकास कर पाते हैं। लेकिन यदि विद्यार्थी श्रवण यंत्र का प्रयोग नहीं करता है या कम करता है तो उसकी भाषा का विकास, वाणी का विकास तथा उसको शिक्षा प्रदान करने में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है परिवार से संबंधित मुद्दे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि विद्यार्थियों का अधिकतर जो प्रारंभिक समय होता है परिवार के साथ ही गुजरता है और वहीं से उनके भविष्य का निर्धारण होना प्रारंभ हो जाता है। अतः परिवार जो है विद्यार्थी के लिए प्रथम पाठशाला है। और जब हम परिवार से संबंधित मुद्दों की बात करते हैं तो पहला मुद्दा आता है परिवार का स्वरूप। परिवार के स्वरूप से हमारा तात्पर्य है कि परिवार कैसा है, एकल है या संयुक्त है। एकल परिवार में जो विद्यार्थी होते हैं उनके माता पिता और भाई बहन यहीं आते हैं। लेकिन जब हम संयुक्त परिवार की बात करते हैं तो विद्यार्थी के माता पिता, उनके दादा दादी, चाचा चाची, बहन इत्यादि आते हैं। अर्थात संयुक्त परिवार का जो कंसेप्ट होता है वो एकल परिवार की अपेक्षा आकार में बड़ा होता है। संयुक्त परिवार के जो श्रवण बाधित विद्यार्थी होते हैं वे स्वयं को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, जिससे वे विद्यालय में और अन्य सहपाठियों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं तथा वे अपनी शैक्षिक समस्याओं को भी शिक्षक से साझा करते हैं, जबकि एकल परिवार के विद्यार्थियों में इसकी कमी देखने को मिलती है। अगला है माता पिता की शैक्षिक स्थिति। अधिकतर ये देखा जाता है कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के माता पिता का शैक्षिक स्तर जो है विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रभावित करता है। यदि श्रवण बाधित विद्यार्थी के माता पिता शिक्षित हैं तो वे अपने बच्चे के भविष्य को लेकर सतर्क रहते हैं तथा वे छात्र को यथासंभव चिकित्सकीय सुविधा, हस्तक्षेपण कार्यक्रम एवं विशेष विद्यालय में प्रवेश को सुनिश्चित कराते हैं। लेकिन वहीं विद्यार्थी के माता पिता जब अशिक्षित होते हैं तो वे श्रवण बाधित विद्यार्थियों को लेकर दुविधाग्रस्त होते हैं, जिस कारण विद्यार्थी के उपयोगी समय को व्यर्थ में जाया कर देते हैं। अगला हमारा है परिवार की आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति का श्रवण बाधित विद्यार्थी के शिक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि विद्यार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो वह आवश्यक सुविधाओं से वंचित हो जाता है तथा उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, क्योंकि उसके माता पिता उसके शैक्षिक बोझ को जो आर्थिक बोझ है उसको उठाने में सफल नहीं होते हैं और वे उसे छोटे मोटे कार्यों में या होटल इत्यादि पर कार्य में लगा देते हैं और उसकी पढ़ाई छूट जाती है या उसमें विराम लग जाता है। अगला है परिवार में माता पिता, भाई बहन इत्यादि के साथ श्रवण बाधित विद्यार्थी का समेकन। ठीक है, समेकन से तात्पर्य है कि परिवार की जो माता पिता हैं या भाई बहन हैं या अन्य सदस्य हैं वो बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। सकारात्मक व्यवहार का तात्पर्य छात्र को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट करना, पढ़ाई के लाभ को बतलाना, उसके प्रति प्रेरित करना तथा अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना इत्यादि से है। वहीं नकारात्मक
व्यवहार से तात्पर्य है छात्र को हतोत्साहित करना, अन्य बच्चों से अलग व्यवहार करना, सामाजिक समारोहों में न ले जाना इत्यादि है। जहाँ सकारात्मक व्यवहार के फलस्वरूप विद्यार्थी के मनोबल का विकास होता है, उसके मनोबल में वृद्धि होती है तथा वह शिक्षा को उत्साहित होकर एवं रुचिपूर्वक ग्रहण करने का प्रयास करता है। वहीं नकारात्मक व्यवहार में इसका सीधा विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। अगला हमारा है विशेष शिक्षकों से संबंधित मुद्दे, जिसमें पहला है कुशल शिक्षकों का अभाव। हमारे देश में आज भी प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है और यदि अप्रशिक्षित शिक्षक श्रवणबाधित विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं तो वे उनके ज़रूरतों के अनुरूप शिक्षण विधि, TLM उपकरण, शिक्षण तकनीक इत्यादि के माध्यम से शिक्षा देने में असमर्थ होते हैं, जिससे विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि होने के बजाय भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अर्थात अप्रशिक्षित जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थी की आवश्यकताओं को नहीं समझ पाते हैं और वे सही तरीके से उन्हें नहीं पढ़ा पाते हैं। अगला हमारा है शिक्षक छात्र अनुपात। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, शिक्षक छात्र अनुपात का आदर्श मानक 1:8 होता है, अर्थात एक शिक्षक पर 8 श्रवणबाधित विद्यार्थी होने चाहिए। जबकि हमारे देश में लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है और साथ साथ दिव्यांग बच्चों की भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और एक हमारे देश के एक बहुत बड़ा भाग अर्थात 2.1%, जब दिव्यांगता सिर्फ 7 थी, तब हमें जो है इतना प्रतिशत 2.1% दिव्यांग सरकार की आंकड़ा के अनुसार है। अर्थात अब तो दिव्यांगता की श्रेणी में वृद्धि हुई है, तो इसी के अनुसार जो प्रतिशत में भी वृद्धि होगी, तो दिव्यांगता की एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है हमारे देश में मौजूद है और इतनी बड़ी जनसंख्या या विद्यार्थियों पर शिक्षक का जो अनुपात होता है वो बढ़ जाता है। जैसे यदि हम बात करें तो लगभग 25 लाख दिव्यांग श्रवणबाधित पूरे भारतवर्ष में हैं, जिसमें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 4 लाख दिव्यांग श्रवणबाधित विद्यार्थी हैं और उन पर सरकार के आंकड़े के अनुसार 1900 शिक्षक कार्यरत हैं। अर्थात एक शिक्षक पर लगभग 21.5 विद्यार्थी आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात एक विद्यार्थी पर जितना शिक्षक को समय देना चाहिए वो नहीं दे पाता है और उसका टाइमिंग कम हो जाता है, उस विद्यार्थी पर उसका ध्यान कम हो जाता है, जिससे कि बच्चे को या विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करने में समस्या आती है और शिक्षक को भी विद्यार्थी को समझने में समस्या आती है। अगला है हमारा संप्रेषण संबंधी समस्या। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दिव्यांग श्रवणबाधित विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो संप्रेषण की समस्या होती है और इसके निदान के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक के लिए और बच्चों के लिए द्विभाषी का होना आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ श्रद्धा मैम है, वो समय समय पर विशेष श्रवणबाधित विद्यार्थियों को और कार्यरत शिक्षकों को सांकेतिक भाषा का ज्ञान देती हैं और जो समस्या आती है उसका समाधान करती हैं। तो वैसे ही प्रत्येक स्थान पर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष की यदि हम बात करें तो अभी भी द्विभाषी
व्यक्ति की कमी है और इसका जो है हमें शिक्षण में देखने को मिलता है कि शिक्षक जो है सभी शिक्षक सांकेतिक भाषा को पूर्णतः नहीं जानते हैं और वो इनकी मदद भी नहीं ले पाते हैं। अगला है आवश्यक एवं उपयुक्त टीएलएम का अभाव। अधिकतर विशेष शिक्षक जो होते हैं श्रवण बाधित विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते समय उपयुक्त टीएलएम का प्रयोग नहीं करते हैं और बिना टीएलएम उपकरण इत्यादि के वो शिक्षा देते हैं, जिससे कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई आती है या उसको समझने में कठिनाई आती है। अगला हमारा है विशेष विद्यालय से संबंधित मुद्दे। जब विशेष विद्यालय से संबंधित मुद्दों की हम बात करते हैं तो मूलभूत सुविधाओं पर हमारा ध्यान जाता है। विद्यालय के संबंधित मूलभूत सुविधाओं से तात्पर्य हमारा यह है कि संस्था में जो है खिड़की की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, विद्यार्थी को बैठने की व्यवस्था, आवास की सुविधा तथा सड़क मार्ग से विद्यालय की दूरी अर्थात शोर शराबे वाले स्थान पे विद्यालय का न होना, ये सब जो है मुख्य बिंदु होता है, ये होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अधिकतर विद्यालय जो है बहुत कम होते हैं जो इस पैमाने पर उतरते हैं। जब हम अपने विद्यालय की बात करते हैं तो ये लगभग मुख्य सड़क मार्ग से दूरी पर है, फैन की व्यवस्था है, बैठने की बच्चों की व्यवस्था है, प्रकाश और खिड़की तथा आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। तो ऐसी जो सुविधाएं हैं प्रत्येक विशेष विद्यालय में होनी चाहिए, लेकिन हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक इसी प्रकार यदि हम ये देखें तो जैसे हमारे यहाँ श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए वाणी प्रशिक्षक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं, उसी प्रकार सभी विशेष विद्यालयों में इनकी नियुक्ति होनी चाहिए और ये होनी चाहिए। लेकिन जब हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं तो ये हमें ऐसा नहीं मिलता है। लगभग बहुत कम ऐसे विद्यालय हैं जो इनकी सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि हमारे विद्यालय में आप लोग देखते हैं कि मिलता है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है, हर विद्यालय में ये सुविधाएं नहीं है। इसके अतिरिक्त क्लासरूम वायर सिस्टम होना चाहिए, स्पीच ट्रेनर होना चाहिए, ऑडियो मीटर, संसाधन कक्ष इत्यादि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इन सब व्यवस्था एक विशेष विद्यालय में होनी चाहिए, जिससे कि वो आदर्श विद्यालय या रोल मॉडल विशेष विद्यालय हो। तो बहुत कम ऐसा मिलता है, हमारे यहाँ है, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं। यदि आप हर विद्यालय में जाएंगे तो इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। अतः आज हम लोगों ने 4 चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें पहला था श्रवण बाधित विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दे, परिवार से संबंधित मुद्दे, विशेष शिक्षकों से संबंधित मुद्दे और विशेष विद्यालय से संबंधित मुद्दे। जब हम लोग श्रवण बाधित विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दों की बात कर रहे थे तो उसमें दिव्यांगता की श्रेणी को हमने समझा, श्रवण ह्रास के समय को समझा कि कैसे श्रवण ह्रास का समय प्रभावित करता है, हस्तक्षेपण का समय भी, और जो है सहायक उपकरण का प्रयोग, ये हमारे विद्यार्थी से संबंधित मुद्दे थे। वहीं जब हम परिवार के से संबंधित मुद्दे की बात कर रहे थे तो परिवार का स्वरूप, माता पिता की शैक्षिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति और श्रवण बाधित विद्यार्थी का परिवार में कितना समेकन हुआ है, यह मुद्दे थे। वहीं जब हम विशेष शिक्षकों से संबंधित मुद्दों की बात कर रहे थे तो कुशल शिक्षकों का अभाव, छात्र शिक्षक अनुपात तथा संप्रेषण की समस्या और आवश्यक एवं उपयुक्त टीएलएम का प्रयोग न करना जैसे मुद्दे शामिल थे। और जब विशेष विद्यालय से संबंधित हम मुद्दे की बात कर रहे थे तो उनमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव हमें देखने को मिल रहा था।
और जब भी हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अपने विद्यालय का एक मॉडल होना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था संपूर्ण भारत में होनी चाहिए। लेकिन ये देखने को बहुत कम मिलता है कि पूरे भारत में इस तरह की विशेष बच्चों के संदर्भ में व्यवस्था की जाती हो या लगभग नहीं की जाती है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। असाइनमेंट के तौर पे आप लोग विशेष शिक्षक एवं विशेष विद्यालय से संबंधित मुद्दों को अपने शब्दों में व्याख्या करके ग्रुप में अगले दिन डालेंगे। धन्यवाद।